नमस्ते, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरी प्रिय किताब, मेरी फेवरेट बुक से है, जल की भूत। जैसा कि मैं हर स्टोरी के पहले बोलती हूँ, जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ ये काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने अपने कुछ दोस्तों से, किताबों से पढ़ी हुई कहानियों को एक नया रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए, फिर भी कुछ रहस्यमयी और अलग चीज़ें तो होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल की भूत। उस वक्त जमींदार कृष्ण नारायण अपनी बुआ जी के कमरे में जाते हैं, धीमी धीमी, थोड़ा सा मन उदास करके। और बुआ जी बैठी हुई दो दासियों के साथ पान का आनंद ले रहे थे। कृष्ण नारायण जो है बुआ की कमरे में प्रवेश करते हैं। बुआ जी बोल उठती है, अरे कृष्ण, तुम तो आ गए, चलो बैठो, तुमसे बहुत एक जरूरी बात करनी है। कृष्ण नारायण कहते हैं, हाँ बुआ जी बताइए ना। अरे क्या क्या ऐसा ज़रूरी बात हो सकती है बेटा, मैं तुम्हारी शादी के लिए ये देखो, ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर है जो पास के ही गांव से नायब बाबू ने ले आया है। ये देखो, गौर से देखो, बहुत खूबसूरत है, गुणवंती है, नाम है सृजला। कृष्ण नारायण तस्वीर देखने से पहले कुछ सोच में पड़ जाते हैं। कृष्ण नारायण अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ जी मैं आपसे कैसे कहूँ। बुआ जी कहती है, क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है, कहो जो कहना है। कृष्ण नारायण बोलते हैं, मैं शादी नहीं करना चाहता बुआ जी। बुआ जी थोड़ा सा उदास होकर कहती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा ऐसा परिस्थिति मत पैदा करो, शादी तो करनी होगी ना। देखो तुम्हारी पहली शादी जो है वो मतलब अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी बेटा। तुम एक जमींदार हो, इतने बड़े गांव की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। कृष्ण नारायण कहते हैं, सोचेंगे इस बारे में। बुआ जी फिर से कहती है, नहीं नहीं, सोचने की वाली बात नहीं है, तुम्हें शादी करनी होगी। पास में बैठी हुई दो दासियां अधेड़ उम्र की पान में कहती है, बुआ जी पान पे चून कितना लगाएं। बुआ जी कहती है, दिखाई नहीं दे रही है, मैं और मेरा बेटा एक जरूरी बात कर रहे, उस वक्त ये सब मन हिसाब से लगा दो। दासी जो है वो चुप हो जाती है। फिर बुआ जी कहती है, चलो बेटा, यहाँ पे ये ज़रूरी बातें करना शायद ठीक नहीं होगा, बागीचे में चलते हैं। कृष्ण नारायण को लेकर बुआ जी बागीचे में चले जाते हैं। दो दासियां रूम पे बैठी हुई थी। एक दासियां बोल उठती है, ये जमींदार साहब शादी क्यों नहीं करना चाहते। दूसरे जो है दासी वो बोलती है, आहिस्ता बोल, इस कृष्ण नारायण जमींदार की जो पहली बीवी थी ना, वो चरित्रहीन थी। तो दूसरी दासी कहती है, क्या क्या बात थी। ऐसे में बुआ जी कमरे में घुस जाती है। दासियां भय से सहम जाती है और बात छोड़ देती है। कृष्ण नारायण बुआ जी से कहती है, ठीक है बुआ जी, पर मैं शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त है। बुआ जी कहती है, जो भी शर्त है तुम रखो, वो सब कुछ शर्त कन्या पक्ष को बता दिया जाएगा। तो कृष्ण नारायण खुश हो जाते हैं। फिर भी शादी के दिन होता है, सृजला से उनकी शादी हो जाती है, ठीक ठाक से धूमधाम से सब कुछ होती है। पर सृजला को कृष्ण नारायण की बीवी होने पर उसे काफ़ी चीज़ों पे रोक टोक थी, क्योंकि कृष्ण नारायण की पहली विवाहित जीवन सुखी नहीं रही। तो इसलिए सृजला बहुत कोशिश करती थी कि कृष्ण नारायण खुश रहे। सृजला दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसको कृष्ण नारायण का डर था, क्योंकि उसकी पहली बीवी भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सृजला को जानने का बहुत मन था। बुआ जी सृजला के तरफ जाते हैं। शादी के पहली बार सृजला का पास आते हैं और कहते हैं, बहू, इस घर की पहली परंपरा है कि तुम खीर बनाओ, हम खाएंगे, सभी खाएंगे, जितने भी हमारे जमींदार के नौकर चाकर है सभी के लिए बनाओ, तुम्हारा खीर अच्छी होना चाहिए। ऐसे में एक पुराना नौकर आ जाता है और सृजला की तरफ कहती है, बहू रानी, इस घर की एक परंपरा है कि आप ना वो जो पास वाले जो तालाब है ना, वहाँ से एक बार पानी ले आइए और उसी तालाब में एक
आपको एक मछली छोड़ना पड़ेगा, ऐसा इस घर की परंपरा है। तो सृजला कहती है, पर बुआ जी ने और जमींदार साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि पास वाले उतने अच्छे जो पुल है, जो वहाँ पे मछली छोड़ने का कोई परंपरा है। तो जो नौकर है वो चुप हो जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, उन लोगों ने भूल गया होगा, और मैंने आपको इस परंपरा के बारे में बताया है, ये बुआ जी और जमींदार से नहीं कहिएगा। तो सृजला चुप हो जाती है। हो सकता है कुछ परंपरा हो जो बुआ जी ने और जमींदार साहब ने मुझे नहीं बताया, बाकी जो दासियां हैं उसने भी नहीं बताया। फिर जो सृजला है खीर देते वक्त बुआ जी से पूछते हैं, अच्छा बुआ जी, पास वाले जो तालाब है, ऐसे में बुआ जी बोल उठती हैं, अरे नहीं नहीं, जो पास वाले तालाब है वहां पे तुम बिल्कुल मत जाना, किसी भी काम पे किसी भी पल उस तालाब में तुम मत जाना। तो सृजला चुप हो जाती है। सृजला सोच में पड़ जाती है, अभी अभी तो घर के पुराने नौकर ने ऐसा कहा था कि उस तालाब में मछली छोड़ने का कुछ परंपरा है, लेकिन बुआ जी कह रही है कि उस तालाब में मत जाना। फिर सृजला चुप हो जाती है। कृष्ण नारायण खीर खाते हैं और कहते हैं, खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अच्छा, अब मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव से दूर जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। और तो 3-4 दिनों के लिए कृष्ण नारायण जो बाहर चले जाते हैं। बुआ जी को बोल के जाते हैं कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए, वरना सृजला को अकेलापन महसूस होगा। लेकिन अचानक एक दिन रहने के बाद बुआ जी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके वजह से बुआ जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और सृजला जो है उस जमींदार हवेली में अकेली रह जाती है दासियों के साथ। दासियां बहुत सारे मतलब जगह पर कानाफूसी करते रहते हैं, पुरानी रानी को लेकर, जमींदार की पहली बीवी को लेकर। सृजला को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि किससे पूछे, और कौतूहल भी छुपाया नहीं जा रहा था। ऐसे में सृजला देखती है वो जो पुराना नौकर है वो फिर से एक दिन आता है। तो गांव के जो हवेली के बाकी दासियां कहती है, सृजला जी, उस पुराने जो नौकर है उससे आप बात मत कीजिए, बुआ जी ने मना किया है। सृजला कहती है, नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर रही हूँ, बस वो आते हैं तो इसलिए वो बात करते हैं तो क्या कहें। तो दासियां चुप हो जाती हैं। ऐसे में पुराने जो नौकर है वो सृजला की पास आके कहते हैं, देखिए महारानी, बहुरानी, मैंने जो परंपरा की बात की थी वो आपने की। तो सृजला कहती है, नहीं नहीं, वो सब तो मना किया गया है। तो सृजला जो है वहाँ पे सोच में पड़ जाती। जो वृत्त है वो कहता है कि अगर आप मछली उस तालाब में नहीं छोड़ेंगी तो आपकी मौत हो जाएगी। पहली जो है उसकी भी जिस तरह से मौत। कृष्ण अपनी व्यावसायिक काल से वापस आ जाते हैं और सृजला अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा उपहार लेके आते हैं। सृजला अपनी पत्नी के कमरे में जाते ही जमींदार के हाथों से जो भी उपहार है वो नीचे गिर जाता है। जमींदार चौंक जाते हैं। जमींदार बोल पड़ते हैं, सृजला, तुम इस इतनी बड़ी हवेली, इतनी बड़ी गांव की जमींदार नहीं हो, तुमने ये कैसे पोशाक पहनी हुई है? सृजला कहती है, क्यों, इसमें क्या खराबी है, ये पोशाक तो अच्छे हैं। तो जमींदार कहती है, तुमने बिना ब्लाउज के साड़ी इस तरह से पहनी है, इसका अनुमति तुम्हें किसने दिया है? सृजला कहती है, इसमें कोई खराबी नहीं है, अगर आप कहेंगे तो ठीक है, मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन मुझे आज मन किया ऐसे कपड़े पहनने का, और वैसे भी मेरे कोई सास ससुर जेठ नहीं है, मैं तो हवेली के अंदर ये पोशाक पहन के घूमने में क्या हर्ज है? जमींदार सृजला के बात से चौंक जाते हैं। जमींदार सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो सृजला के बारे में सोचा था, सृजला बहुत ही संस्कारी लड़की है, लेकिन इस तरह का पोशाक। फिर कृष्णकांत सोचते हैं, हो सकता है इसमें कोई खराबी नहीं हो, मैं ही गलत सोच रही हूँ। जमींदार कहते हैं, अच्छा ठीक है, मेरी नीचे एक दोस्त आए हुए हैं, रविकांत, कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, चलो आओ तुमसे उन्हें मिलाती हूँ। रविकांत से सृजला मिलने जाती है। कृष्णकांत रविकांत की तरफ दिखाकर कहते हैं, सृजला, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त रविकांत हैं।
सृजला अपना हाथ बढ़ा देती है, नमस्ते करने की बजाय। रविकांत भी अपना हाथ बढ़ा देते हैं, पर इसमें ये कृष्णकांत को पसंद नहीं आता। फिर कृष्णकांत सोचते हैं शायद इस बार भी मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। श्री सृजला कहती है, रविकांत जी आपको क्या पसंद है आप बताइए, मैं आपके लिए बना देती हूँ, आप दोनों के लिए बना देती हूँ। कृष्णकांत इस बार भी थोड़ा विस्मित हो जाते हैं। उसे बार बार ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पहली पत्नी की तरह सृजला भी तो चरित्रहीन नहीं है। फिर रविकांत कहती है, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है भाभी। तो सृजला बोल पड़ती है, अरे आप मुझे भाभी मत कहिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप, मेरा नाम सृजला है, आप मुझे सृजला कह के बुला सकते हैं। कृष्णकांत इस बार भी चौंक जाते हैं। उनकी पत्नी एक पराये मर्द को अपना नाम लेके बुलाने की अनुमति दे रही है। कृष्णकांत कहती है, नहीं नहीं, वो रविकांत तुम्हें भाभी ही बुलाएंगे। सृजला कहती है, अगर मुझे मेरे नाम से पुकारे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर कृष्णकांत फिर से सोचने लगे, शायद ये एक नॉर्मल बात है, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर सृजला जो है रसोई की तरफ जाते हैं और गुलाब जामुन लेके आते हैं। फिर कृष्णकांत को गुलाब जामुन अपने हाथों से सृजला खिलाती है। इससे कृष्णकांत थोड़ा सा उनको अच्छा प्रतीत होता है। फिर सृजला मजाक में कृष्णकांत के दोस्त रविकांत को कहता है, मैं भी आपको क्या खिला दूं जो गुलाब जामुन है। रविकांत थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो सृजला कहती है, मैं मजाक कर रही थी। फिर रविकांत चले जाते हैं और फिर से वो कृष्णकांत सोचने लग जाते हैं कि सृजला का जो व्यवहार है ये स्वाभाविक है या सृजला कुछ और भी, मतलब व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है। फिर कृष्णकांत के घर में एक दासी आती है, बूढ़ी दासी, जिसे कृष्णकांत माताजी कहते हैं। माताजी बिंदु, आप इस वक्त यहाँ? तो माताजी बिंदु कहती है, कृष्णकांत बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये जो सृजला है ना, इसके ऊपर तुम्हारी पहली पत्नी राधा का साया है, तुम्हें इसके आचरण से महसूस नहीं हो रही है? कृष्णकांत चौंक जाते हैं, लेकिन ये क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, वो पुराना कलमुहा वृत्त आया था, पुराना नौकर, और उसने वही परंपरा करवाया जिस परंपरा को सदियों से इस घर में नहीं किया गया। मतलब उस तालाब में बहुरानी ने फिश छोड़ दिया, मछली छोड़ा है बहुरानी ने। कृष्णकांत बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं और गुस्से में जाते हैं। तो फिर से अब क्या होगा? अब फिर से क्या होगा? वही गुस्सेदार तांत्रिक को बुलाया जाएगा और वो आके सृजला से वो जो साया, भूत की साया है, वही निकालेगा। फिर कृष्णकांत देर ना करते हुए उस तांत्रिक को बुलाते हैं। सुबह सुबह वो तांत्रिक आती है, सृजला की तरफ जाती है। तांत्रिक कहती है, सृजला, तुम्हें उस तालाब का पानी से घर में आकर नहाना पड़ेगा अगले 10 दिन तक। और वो तालाब के पर सृजला कहती है कि नहीं, मैं उस तालाब के पानी में क्यों नहाऊं? तो जो कृष्णकांत है वो कहते हैं, जो तांत्रिक बाबा कह रहे हैं सृजला, तुम्हें वो करना ही होगा। ऐसे में वो जो भी गांव के, मतलब घर की जो दासियां हैं, वो तालाब से पानी लाते हैं और सृजला को नहाते हैं। सृजला के शरीर से कृष्णकांत की पहली पत्नी राधा का भूत निकल जाता है। लेकिन राधा जाते जाते कहती है कि सृजला, तुमसे और भी बहुत सारी, अभी तो मैं तुम्हारे शरीर से निकल रही हूँ, लेकिन तुमसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, बहुत सारे रहस्य है जो तुम्हें बतानी है, पर फिलहाल अभी तुम खुशी खुशी संसार करो, मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगी। इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को ये कहानी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसका फुल पार्ट और नेक्स्ट पार्ट भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।